14 अप्रैल को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की देंगे सौगात। तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों संघ की उच्च स्तरीय बैठक। टिहरी में पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। 19 टीमों के 440 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, उत्तराखंड बन रहा खेल भूमि। देहरादून में वंचित बच्चों के लिए अनूठी पहल, 325 वंचित बच्चों को शिक्षा के साथ हो रहा कौशल विकास। इंटेंसिव केयर सेंटर में संवर रहा बचपन। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर तैयारियां तेज, महिलाओं और विदेशी यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था। 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम का बदला मिजाज, लगातार बारिश, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। ठंड बढ़ी, लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करने वाले हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए, जिसमें आम जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। साथ ही राज्य भर में स्वच्छता अभियान चलाने, रोड शो के जरिए जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। राजधानी देहरादून से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन के प्रयासों से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की अनूठी पहल की जा रही है। साधु राम इंटर कॉलेज में राज्य का पहला मॉडल इंटेंसिव केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, संगीत, योग और खेलकूद की सुविधाएं दी जा रही हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 325 वंचित बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया। इनमें भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी और कूड़ा बीनने वाले बच्चे शामिल हैं। ये सेंटर न सिर्फ शिक्षा बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है। तो इंटेंसिव केयर सेंटर में शिक्षा के साथ कौशल विकास की ओर लगातार काम किया जा रहा है, जहां 325 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। तस्वीरें हम आपको इस इंटेंसिव केयर सेंटर की भी दिखा देते हैं, जहां स्मार्ट लाइब्रेरी और गतिविधियों से लगातार जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य संवारने की कोशिश में लगातार सरकार लगी हुई है। और इसीलिए वंचित बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की गई है, जहां इंटेंसिव केयर सेंटर में शिक्षा के साथ कौशल विकास की शुरुआत की गई है। और जितना ज्यादा हो सके सरकार चाहती है कि बच्चों को इससे जोड़ा जा सके। जो लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ाई के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग जिनके पास परेशानियां हैं, इसीलिए उनको सरकार इस तरीके से इंटेंसिव केयर सेंटर से जोड़ने का काम कर रही है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की 19 टीमों के 440 से ज्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग जैसी स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य को एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस बहुत जरूरी है।
और खेल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद उपयोगी साबित होते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। देहरादून में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा से हम श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ स्थित हॉस्पिटल का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री ने जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएमओ को अलर्ट मोड पर रहकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में जो सीएमओ से पौड़ी, चमोली, टेरी, उत्तरकाशी जो चारधाम यात्रा मार्ग में इनका है, उन सबसे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के चर्चा भी और चारधाम यात्रा में विगत वर्ष जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं टारगेट ये किया गया कि नंबर्स को और घटाइए। दूसरा जो स्क्रीनिंग है, हम लोगों ने इस बार कुछ हमारे पॉइंट्स पे हम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है जिस कारण ज़्यादातर यात्रियों की मौत होती है, उसके लिए एक सिस्टम हम ये भी कर रहे हैं कि इस बार ईसीजी भी उनकी की जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मंगलवार को दूसरे दिन भी जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुना है। इसमें 212 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें भूमि विवाद, सड़क, पानी और आपसी विवाद शामिल थे। डीएम ने अधिकारियों को मामले का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण करने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। तो जनता दर्शन में देखिए समस्याओं को सुना गया। जितने भी फरियादी यहां पहुंचे हुए हैं, एक एक करके सभी की शिकायतों को सुना गया और समय रहते फौरन सभी शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से जनता दर्शन लगाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को एक एक करके बड़ी बारीकी से सुना गया है। और अन्य जिले से भी कई फरियादें जो हैं वो हासिल हुई हैं, मिली हैं, जिसके बाद समय रहते सभी शिकायतों का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया है। तो डीएम की ओर से फरियादियों के लिए जनता दर्शन का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जनता दर्शन की, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि एक एक करके सभी, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग यहां पहुंचे जनता दर्शन में। ना सिर्फ देहरादून से बल्कि अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं और जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क से जुड़ी हुई हो, भूमि विवाद हो, कोई भी मसला हो, उसको लेकर उन्होंने डीएम के सामने अपनी दिक्कतों को साझा किया, अपनी परेशानियों को रखा और डीएम ने भी एक एक करके सभी की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना है। और ये निर्देश भी दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके सभी की शिकायतों का निस्तारण किया जाए, ताकि उन्हें दोबारा जनता दर्शन न आना पड़े। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड समेत देश भर में जनगणना का काम चल रहा है। 10 अप्रैल से उत्तराखंड में जनगणना के साथ ही स्वगणना की शुरुआत होने वाली है। इसके जरिए हर एक व्यक्ति ऑनलाइन भी अपनी गणना कर सकता है। इसमें प्रदेश में डिजिटल लिटरेसी का भी आकलन हो सकेगा। तो जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड की निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश भर में 171 गांव और 3 नगर पंचायत को छोड़कर अन्य स्थानों की जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है। इसके बाद घरों की गणना भी की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में जनगणना का शुभारंभ 10 अप्रैल से हो रहा है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वगणना का समय है और 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जाकर के मकान सूचीकरण का समय निर्धारित हुआ है। ये नोटिफाई हो चुका है राज्य सरकार द्वारा। इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि अभी जो गतिमान है वो है एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। 30,000 एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक इसमें तैनात हो रहे हैं। इनके ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और इनकी ट्रेनिंग 22 अप्रैल तक
पूरी कर ली जाएगी, ताकि 25 अप्रैल से ये घर घर जाकर के मकान सूचीकरण के कार्य कर सकें। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी की सख्ती का असर दिखने लगा है। शहर के 50 पब, बार और होटलों ने अपने सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध कराया है। अब कंट्रोल रूम से इन प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी की जाएगी, यानी मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि इससे आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई में मदद मिल पाएगी। संबंध में एक बृहद मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नज़र आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है, और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी जो एक टीम है जो इस पर भी नज़र रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त नजर आ रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में किराएदारों और घरेलू नौकरी के अनिवार्य पुलिस सत्यापन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर गौरा शक्ति मॉड्यूल के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर भी दिया गया। अधिकारियों को गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की तलाश में संवेदनशीलता बरतने और ऑपरेशन स्माइल के तहत बरामदगी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस सत्यापन अभियान को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाने और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए, सभी जिलों के एसएसपी के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किराएदारों के साथ नौकरों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बेहद सख्त नजर आए हैं, और समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि फिर चाहे किराएदार हो या फिर नौकर हो, सत्यापन अनिवार्य होगा। तो ये बैठक के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें कई मसलों पर कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा रहा। इस पर फोकस किया गया और ये कहा गया कि किराएदार और नौकर का सत्यापन अनिवार्य होगा। हरिद्वार से अब देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऋषिकुल मैदान में यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, जहां पिछले साल की तरह इस बार भी 20 काउंटरों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। महिलाओं और विदेशी नागरिकों के लिए अलग काउंटर भी बनाए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए बैठने, पीने के पानी, टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल के मुताबिक 10 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, और 10 तारीख से हमारा जो है वहाँ पे 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग 20 काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए जो है पृथक से जो है काउंटर बनाए जाएंगे, और वर्तमान में जो है कार्य वहाँ पर चल रहा है। हमारा 20 टॉयलेट्स वहाँ पे बन चुके हैं, और 10 तारीख के बाद वो फंक्शनल हो जाएंगे, और 10 के बाद जो है सारी व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी। पूरा ड्रिंकिंग वाटर की जो है लाइन लगा दी जा चुकी है, और जल संस्थान से पूरा जो है व्यवस्था पानी की करवा दी गई है सभी लोगों को। जैसे कि गत वर्ष जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो इस वर्ष भी सारी सुविधाएं प्रदान की गई। हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कहा सुनी के बाद दोनों ओर से दर्जनों लोग आमने सामने आ गए और लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस झड़प में करीब 6 से 8 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर लक्सर से है। तहसील के अधिवक्ता सत्येंद्र चौधरी द्वारा कोर्ट जाने की चेतावनी के बाद नगर पालिका परिषद हरकत में आई। जानकारी के मुताबिक पालिका ने लक्सर शुगर मिल से 56 लाख रुपए गृह कर और व्यापार कर के रूप में वसूल किए हैं। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता ने आरटीओ के तहत मिले अधिवक्ता ने आरटीआई के तहत मिल द्वारा दिए जा रहे कर की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। एक्चुअली शुगर हमारा जो है संपत्ति कर को लेके नगर में सर्वेक्षण चल रहा है, भवन कर सर्वेक्षण, जिसके तहत जो है इसका शुगर मिल लक्सर का भी भवन कर सर्वेक्षण कराया गया। इसका ड्रोन सर्वे करा के एरिया कैलकुलेट कराया गया और एरिया कैलकुलेट करा के जो आपका सर्किल रेट के हिसाब से इस पे हाउस टैक्स जो है 56 लाख समथिंग जो है टैक्स बना, जिसका उपविधि के अनुसार 20% छूट देते हुए 40,84,347 भवन कर जमा करा दिया। और इसकी बार बार इधर कंप्लेंट भी आ रही थी, सब शुगर मिल से टैक्स नहीं वसूल जाता, उसको भी संज्ञान में रखा गया और फिर 44 लाख समथिंग वसूल किया। क्या है कि सन 1989 से आज तक भी नगर पालिका द्वारा, नगर पंचायत द्वारा राय बहादुर शुगर मिल लक्सर से कोई भी हाउस टैक्स के रूप में कोई धनराशि नहीं वसूल की गई। और ये जो 56 लाख लगभग 40 लाख के आसपास अभी जो वसूली की गई है, ये 1 वर्ष की बनती है। क्या नगर पालिका के कर्मचारी, क्या नगर पालिका के चेयरमैन को कानून की जानकारी नहीं है? क्या स्थानीय जो विधायक है उन्हें पता नहीं कि भाई कितने बड़े संस्थान से आप टैक्स क्यों नहीं ले रहे? इनकी जो क्या है कि एक सेटिंग चल रही थी और सेटिंग के तहत ही ये चीजें हो रही थी। उत्तराखंड के लक्सर के इब्राहिमपुर गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पहले मामूली कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए। लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से जमकर हमला हुआ, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। इस झड़प में करीब 6 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और अब देहरादून से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निरंजनपुर मंडी के पास सुबह करीब 6:37 पर बिजली के तारों में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही फायर स्टेशन देहरादून की टीम मौके पर पहुंची और मिनी फायर टेंडर की होज रील के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि की जानकारी नहीं है, लेकिन समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नैनीताल में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण शहर कोहरे और बादलों की चादर में लिपट चुका है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो चुकी है। बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आ चुका है। कई जगहों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है, निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। बारिश और ठंड का असर इतना ज्यादा है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो गई है, जबकि पर्यटक भी होटलों में ही रहने को मजबूर हैं। अप्रैल महीने में यहां दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। और वहीं राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक से करवट ले लिया। शहर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है और लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही पूरे प्रदेश में खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया था और आज राज्य के 6 जिलों जैसे कि टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के साथ देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के साथ साथ अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक बार फिर कसानी ने अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। दशकों से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ होटल व्यवसायी बीडी जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की सराहना है, बल्कि पूरे कौसानी के पर्यटन उद्योग के लिए गर्व का क्षण भी है। अब देखिए उत्तराखंड से मौसम की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है।
मैदानी इलाकों में कल देर रात से बारिश हो रही है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हिमपात ने पूरे प्रदेश के मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अप्रैल महीने में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना जताई है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।